brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, आप खर्चा पानी देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं और इस नए अवतार में हमारे साथ हैं बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर बहुत बहुत सिद्धार्थ। धन्यवाद प्रशांत। आज 3 बड़ी खबरें हैं और कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो खबरों का बाजार आज बहुत गर्म है। इससे आज पॉलिसी कॉर्नर है। हाँ, पॉलिसी कॉर्नर कह सकते हैं इसे। बिग वेडनेसडे फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स। पॉलिसी रिफॉर्म्स में ही आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम सेक्टर, 5G की बात हम सब कर रहे हैं। 4G की नेटवर्क कनेक्टिविटी अब तक पूरे देश में हर जगह बहुत अच्छी तो नहीं आई है, लेकिन हमारे अंदर एक आस है कि 5G आ जाए। फोन्स क्योंकि 5G लॉन्च हो चुके हैं। अपना आईफोन ने भी 13 लॉन्च कर दिया है और वो भी 5G है। आईफोन तो महंगा फोन है, सस्ते फोन्स में भी 5G आ रहे हैं। मैं तो बस उदाहरण के लिए बता रहा था। शुरू करते हैं आज का खर्चा पानी। पहली खबर होगी हमारी टेलीकॉम पर। टेलीकॉम सेक्टर को सरकार ने राहत देने की बात की है, यानी कि रिलीफ पैकेज अगर सरकार के शब्दों में कहें। जो उनके बकाया पेमेंट्स थे उन पर रिलीफ पैकेज दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर हम सबसे जुड़ी हुई सरकारी एयर इंडिया, जो हमारी कंपनी है फ्लाइट, उसके बिड का, जो फाइनेंशियल बिड्स थे एयर इंडिया को खरीदने के, उसका आज आखिरी दिन है। और तीसरी खबर होगी ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई। कुछ दिन पहले ही आपने हमारे खर्चा पानी में देखा था, हमने फोर्ड की भारत से रवानगी पर चर्चा की थी। मगर अब इस ऑटो सेक्टर को, जो पिछले काफी समय से जूझ रहा है, उसको सरकार ने, मतलब कैबिनेट ने 26,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसले पर मुहर लगा दी है। यही खबरें हैं आज हमारी। शुरुआत करते हैं हम टेलीकॉम सेक्टर से। और सिद्धार्थ जी, अगर आप इसे हम मतलब दर्शकों को समझाएं कि क्या हासिल होगा इस पैकेज से, क्या कुछ होने वाला है, जो बकाया राशि हैं अगर उनको देने में, जो मॉरेटोरियम की भी बात की गई है, 4 साल तक मॉरेटोरियम भी दिया जाएगा, स्पेक्ट्रम वगैरह की बात है, क्या हासिल होगा इस पैकेज से? देखिए, आज बुधवार का दिन है, तो मोदी सरकार की, वैसे हम जानते हैं कि एक धमाका करने वाली अप्रोच होती है, तो आज एक बिग पॉलिसी डे बन गया है। आपने उनमें से 2 बड़े फैसलों की तरफ आज शुरुआत की है, तो टेलीकॉम के विषय पे बात करते हैं। टेलीकॉम में जो सबसे बड़ा फैसला आज है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो इंडिया में चल रही हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक फ़ैसला दिया था, जिसमें उनका पुराना काफ़ी बड़ा बकाया एक रकम निकाली गई थी। और वो रकम इतनी भारी और इतनी, एक प्रकार से हम कहेंगे कि एक साथ देने वाली एक स्थिति आ गई थी कि ये लग रहा था कि संकट आ जाएगा इंडस्ट्री में नंबर ऑफ ऑपरेटर कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑपरेटर कम होगा, फाइनेंशियल बर्डन होगा, तो वो फाइनेंशियल बर्डन आखिरकार शायद यूज़र पे ही आएगा। तो आज जो फैसला, जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला, वो ये है कि 4 साल तक वो जो पैसा था, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग अमाउंट्स हैं, वो जो पैसा है, वो पैसा 4 साल तक देने के लिए एक राहत मिली है। 4 साल बाद देने का आज सरकार ने निर्णय लिया है। और ये जो पुरानी जितनी भी जमा राशि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई थी और डिपार्टमेंट ने उसको फाइनलाइज किया है, उस पर कोशिश ये भी हुई थी कि वो चेंज किया जाए, कुछ नहीं चेंज हुआ। सरकार ने आज साफ कर दिया, वही पैसा देना पड़ेगा। 4 साल के बाद देने का समय उसका शुरू होगा, और वो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा वो डिटेल्स अभी आएंगी, और उस समय पे जो पेमेंट्स दी जाएंगी उस पे इंटरेस्ट लगेगा देने के लिए, यानी मतलब एक प्रकार से मुफ्त राहत नहीं गई है। और सरकार ने आज प्रयास ये किया, क्योंकि सरकार का एक स्टाइल है चीज़ों को जोड़ने का, तो ये कहा कि जी हमने 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं टेलीकॉम में और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स किए हैं। यानी सरकार ये दर्शाना चाहती है कि केवल इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं हुआ, लोगों के लिए भी फैसले लिए गए हैं। और दूसरा जो ये किया गया, इस सारे जो घटनाक्रम के पीछे जो कारण ये था कि टेलीकॉम कंपनीज अपनी सालाना कमाई में से 1% पैसा सरकार को देते हैं। उसका टेक्निकल टर्म है एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू शेयर, यानी आपके जो कुल कमाई में से कुछ देना पड़ता है। वो उस पर बड़ा डिस्प्यूट था कि जी जो मैं मेन टेलीकॉम की एक्टिविटी दे रहा हूँ, नेटवर्क चलाने की, फ़ोन की सुविधा, डेटा की सुविधा, कॉल की सुविधा, उसको भी जोड़ा जाए कि बाकी एक्टिविटीज़ को। दूसरा बड़ा फैसला जो सरकार ये है कि जो नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए, मिसाल लीजिए, कोई टेलीकॉम कंपनी है, बड़ा दफ्तर है, वर्क फ्रॉम होम का ज़माना आ गया, मैं केवल मिसाल बता रहा हूँ, तो उसने ग्राउंड फ्लोर पे
कोई कॉफी शॉप को किराए पे दे दिया, किसी और को दे दिया, तो वो कमाई तो कंपनी की हुई। लोग भी करते हैं, अपने घर में नीचे दुकान कटवा के देते हैं, बैंक को दे देते हैं, तो वो पैसा उनके शेयरिंग वाले रेवेन्यू में नहीं जोड़े जाएगा। ये बड़े सालों से एक डिस्प्यूट चल रहा था और इसको भी रिजॉल्व कर दिया गया। कुछ और जिसे हम कहेंगे तकनीकी लेवल पे कुछ स्पेक्ट्रम को लेके जो कुछ जटिल रूल्स थे वो रिलैक्स किए गए हैं। और एक आखिरी जो बड़ा एक जो फैसला ये है कि अभी तक टेलीकॉम क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश आ सकता था, यानी कोई विदेशी कंपनी 100% इंडिया में कंपनी चला सकती है। उसमें से एक भाग 49% तक तो वो बिना सरकार के प्रायर परमिशन के डाल सकती थी, बाकी बैलेंस 51% के लिए उसको परमिशन लेना पड़ता था। अब क्या किया है सरकार ने कि सारे अमाउंट को बोल दिया है कि आप ऑटोमेटिक रूट है कि आप हमें जानकारी दे दीजिए और अपना काम शुरू करिए, यानी निर्माण करने से पहले आपको हमारे से वेट नहीं करना है। तो वो एक है। और भी छोटे छोटे विषय हैं, कुछ कंज्यूमर को लेके हैं, केवाईसी को लेके, पोस्टपेड से प्रीपेड में जाते हैं, फिर फॉर्म बना, तो उन लोग कुछ चीज़ों को लेके कुछ प्रोसेस रिफॉर्म है। एक छोटा आंकड़ा जो टेलीकॉम मिनिस्टर ने बताया कि करीब 30-40 ऐसे बहुत बड़ी एक संख्या में फॉर्म्स हैं जो गोदामों में पड़े हुए हैं जिनको कोई देखता नहीं है, तो उसकी डिजिटाइजेशन की भी बात की हो जाए। जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ मुझसे आपसे हम सबसे जुड़ा हुआ सवाल है, और इससे क्या टेलीकॉम के रेट्स कम होंगे, यानी क्योंकि पिछले दिनों एक समय ऐसा गया कुछ सालों पहले तक कि काफ़ी सस्ती हो गई थी, पिछले दिनों कुछ इजाफा हुआ है उस पैसे में, मोबाइल के दरों में, क्या उससे कुछ लोगों को राहत मिलेगी नहीं? एक तो ये सवाल है। दूसरा छोटे से चुटकुले टाइप में इसका जवाब देने का प्रयास करूं? दे सकते हैं, लेकिन मैं जोड़ दूं अगला सवाल जो मैं शो की शुरुआत में बोल रहा था, अरे 5G आएगा यार, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए, पहली बात, ये कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये सेल्स और मार्केटिंग वाली लाइन है, मैं तो वैसे ही एक बता रहा हूँ। बट आपने क्योंकि टेलीकॉम की रेट्स जिसे टैरिफ कहा जाता है उसके बारे में चर्चा की, ये बिल्कुल सही है कि भारत देश में एक समय ऐसा कुछ साल पहले से आया था, 2010 में जो के बाद भी एक समय आया और फिर रिसेंटली भी आया था कि बहुत सस्ती हो गई थी रेट। यानी आज की डेट में अगर देखा जाए तो वॉइस लगभग फ्री है, अपनी कंट्री में फ्री है। पैसा किसका लिया जाता है? डेटा का। डेटा यानी क्या? आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, फोटो भेज रहे हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हमारी नेटवर्क्स काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, कई पैची नेटवर्क्स का सवाल आता है, सिग्नल ड्रॉप होती है, उसके अलग कारण हैं। बड़े शहरों में टावर लगने के परमिशन को लेके एक समस्या है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे टावर लगाने की परमिशन ही नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्र में दूसरी समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बिखराव है, 100 घर का छोटा सा एक टोला है, तो 100 घर पे कितने टावर लगाइएगा? फिर आप देखेंगे कि 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, उसके बाद एक जनसंख्या और आबादी है, तो उसको नेटवर्क प्लानिंग कहते हैं प्रशांत, जिसमें दिक्कत होती है। पर हमारे देश में आज इस निर्णय के बाद क्या एकदम से रेट्स में फेरबदल होगी? नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी रेट्स काफ़ी सस्ती हैं। मैं ये जानता हूं कि कुछ जो इंडस्ट्री के विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि टेलीकॉम प्लेयर्स की हेल्थ के लिए, उनके बैलेंस शीट के लिए, उनकी खुद की कमाई के लिए रेट्स बढ़नी चाहिए। अच्छा। और यही एक बड़ा कारण है। आपने सुना होगा कि ये चर्चा होती है कि जी टेलीकॉम में कम से कम 3 कंपनी 4 कंपनी होनी चाहिए हमारे मार्केट में। वो किस कारण है? ताकि कंपटीशन रहेगा। कम कंपनीज होंगी तो जो मनमानी मान लीजिए कोई कर ले। तो इस कारण से रेट्स को लेके मैं ये मानता हूं कि इमीडिएटली आप इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं देखेंगे। पर इसका ये भी है कि अगर कोई मान लीजिए इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ जाए, डिफॉल्ट हो जाए, तो उससे और इम्पैक्ट पड़ता। मेरे हिसाब से टेलीकॉम क्षेत्र में कोई भी अकस्मात घटना होने की संभावना अब टल गई है कुछ समय के लिए। हाँ, फिलहाल के लिए रेट्स बरकरार रह सकते हैं, बढ़ने के आसार कम हैं, लेकिन घटने के आसार नजर नहीं आ रहे। बढ़ने के आसार कम हैं,
थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकती हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि महंगाई दर। आपने 5G पे पूछा, अगर समय हो तो बस इतना ही कहूंगा 5G पे कि 5G के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाना पड़ेगा। और 5G में दूसरा एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसको लेके सरकार ने बात भी की कि भारतीय टेक्नोलॉजी हो। अभी तक टेलीकॉम हमारा लगभग विदेशी टेक्नोलॉजी पे, हम इतना बड़ा मार्केट है। तो मेरा मानना है कि जब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन 5G का होगा, शायद अगले वर्ष हो, ऐसा मैं मानता हूं। तो अगर वो हुआ तो उसके बाद नेटवर्क लगते लगाते अभी कुछ समय है, बट 2-3 साल में आप 5G वाली सुपर फास्ट हाईवे पे भी टेलीकॉम के मामले में चल रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है इस पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर, जो जिस तरह से इंडिया में प्रोग्रेस कर रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करें हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री या जो कंप्यूटर मतलब लैपटॉप्स कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री से, तो वहाँ सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट पहले होता है, हार्डवेयर उसके एडिक्वेट बनाई जाती है। माइक्रोसॉफ्ट नई सॉफ्टवेयर बना देती है जो कंपैटिबल नहीं होता इस हार्डवेयर के साथ, और उसके बाद हार्डवेयर एडवांसमेंट आता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में हार्डवेयर आपके पास पहले आ रहा है 5G कंपैटिबल, और उसके लिए जो स्पेक्ट्रम चाहिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट या विकास थोड़ा समय ले रहा है। एटलीस्ट इंडिया के संदर्भ में ये बात अभी कहा जा सकता है। नहीं, मैं मानता हूं कि 5G के संबंध में ना हमें थोड़ा डिफरेंटली देखना चाहिए। 5G क्या है, ये जो एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क्स हैं एक लेयर है एक प्रकार से। 5G की यूजेज बड़ी डिफरेंट है। 5G हर डिवाइस में एम्बेडेड होगा, केवल फोन 5G नहीं होगा। कल को संभवतः आपका फ्रिज भी 5G हो सकता है, आपकी गाड़ी में भी 5G कैपेबिलिटी हो सकती है डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए। और तकनीकी विषय है, बट ये जरूर है कि जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी हाईवेज बन रही हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अगर कोई 2 लेन से 4 लेन हुए, अगर 4G को 4 लेन बोला जाए, तो 5G शायद आप अगर कंपेयर करना चाहें तो बिल्कुल एक टॉप क्लास सुपर फास्ट 8 लेन 10 लेन एक्सप्रेसवे के बराबर है। जल्दी चलते हैं, समय की थोड़ी कमी है, अब बढ़ते हैं एयर इंडिया की तरफ। एयर इंडिया का फाइनेंशियल बिड, यानी कि एयर इंडिया के खरीदारों के लिए आज प्रस्ताव देने का, बिड डालने का आखिरी दिन है। सीधे सवाल पर, कौन है पोटेंशियल बायर्स, कौन खरीदार हो सकते हैं एयर इंडिया को, पहला सवाल ये। इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी है, मार्केट में इसको लेकर उत्साह बहुत कम है, ऐसी खबरें आई कि बायर्स बड़े कम है, क्या कारण है इसका, और पोटेंशियल बायर्स? देखिए, सरकार बताएगी, जो केंद्रीय मंत्रालय है सिविल एविएशन का, वो इसकी जानकारी देंगे। हरदीप जी ने 2018 में जो प्रोसेस चल रही थी वो सफल नहीं हो पाई थी, तो अब 2021 में इस प्रोसेस को लेके काफ़ी ये एक्सपेक्टेशन है कि सफल होगी। आपने पूछा कौन, अभी तक की जानकारी के हिसाब से, और ये बदल भी सकता है, मैं ये हमारे दर्शकों को श्रोताओं को बता दूं, टाटा ग्रुप जो बहुत बड़ा है, टाटा सन्स, और दूसरे स्पाइस जेट, दोनों एविएशन में ऑलरेडी हैं। टाटाज का इतिहास तो एविएशन, इंडियन सिविल एविएशन से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है, इंडिया से तो और भी ज़्यादा। हाँ, एक प्रकार से सिविल एविएशन शुरू करने वाले और JRD टाटा साहब का नाम बड़ा नाम है इस विषय में। ये दोनों बिड कर सकते हैं। 15 सितंबर की फाइनेंशियल बिड्स की डेडलाइन है। 2018 में आपको ध्यान होगा कि कोई बिड आ नहीं पाई, तो सरकार ने फिर वो कंडीशंस चेंज कर दी। अब जो कंडीशंस ये है कि 100% पूरा एयरलाइन का बेच दिया जाएगा, और उसके साथ उनकी एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, उसमें 50% बेचा जाएगा। तो सरकार ने 2018 के अनुभव के बाद अपने प्रपोजल में फेरबदल किया, पर आपको ध्यान होगा कि 2019 में इस पे चर्चा चल रही थी, फिर पैंडेमिक आया, तो एक प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गई है। और अब इस डील को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि सरकार किस कारण से बेच रही है, अगर ये समझना चाहे दर्शक हमारे, क्यों बेचना चाह रही है, 60,000 करोड़ का लगभग कर्जा है, ये कौन देगा? और एक बात इसमें समझिए, ये 60,000 करोड़ का कर्जा कंपनी को वापस देना पड़ेगा। कंपनी के ग्राहक कौन? आप और मैं। और कंपनी की कमाई का स्रोत क्या? टिकट। तो जहां कर्जा बैठा है, अभी तक सरकार चला रही थी, सरकार ने साफ कर दिया कि हम पैसा एयरलाइन में क्यों लगाए, हमें दवाई में लगाना है, जल में लगाना है,
कृषि क्षेत्र में लगाना चाहिए। हम लोग खुद के चाहते हैं कि म्युनिसिपल सेवाएं शहरों में बेहतर हों, तो ये पैसा तो सरकार से ही आएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा एक प्रपोजल था, पैंडेमिक आया है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर एयर इंडिया का समाधान आ जाए, एक बड़ा निजी क्षेत्र का निवेशक आए, वो इसको काफ़ी अच्छे से चलाएगा। एयर इंडिया जिस प्रकार से एक विश्व में जानी जानी एयरलाइन थी कई दशक पहले, वैसी स्थिति वापस आ सकती है। इसमें बहुत स्ट्रेंथ है और आगे बहुत बढ़ सकते हैं। इसमें मैं छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा, एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट का, यानी कि इसको बेचे जाने का बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ है। विरोध करने वाले वहाँ के कर्मचारी हैं, और जाहिर सी बात है, हमने पहले भी चर्चा की थी कि नौकरी और ये चीज़ों का खतरा, बड़ा खतरा है, उनकी आजीविका पर खतरा है। इस पर आप ज़रूर टिप्पणी करें कि क्या होगा उनका, उनके फ्यूचर का क्या। लेकिन साथ साथ एक कंज्यूमर के तौर पर, जो इसके यूजर्स हैं उनके तौर पर क्या रेट्स कम हो सकते हैं एयर इंडिया के एंट्री से? एयर इंडिया ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, क्या प्राइवेट प्लेयर के टेक ओवर से इसके रेट्स कम हो सकते हैं? क्योंकि अब 3 प्राइवेट प्लेयर हो जाएंगे अगर एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट कामयाब हो जाता है। तो उस असाका जो राकेश झुनझुनवाला लॉन्च करने वाले हैं, जेट जिस पर आपने हमारी चर्चा सुनी थी, जेट 2.0 उसको अगर कहें तो, और तीसरा प्राइवेट प्लेयर हो सकता है। क्या इससे दर कम होंगे? ये जो मेरा दूसरा सवाल है। पहला सवाल जो बहुत जाहिर और उनकी आजीविका से जुड़ा, इनके पायलट्स और स्टाफ्स का क्या? देखिए, ये पहले कहा गया है, संसद की पटल पे मंत्रियों ने कहा है कि एम्प्लॉयज़ को लेके हम कोई मास ले ऑफ या इस प्रकार का कुछ नहीं करेंगे। वीआरएस की भी पास्ट में बात हुई है। अब ये देखना पड़ेगा कि जब फाइनेंशियल बिड्स आएंगी कि एग्जैक्टली बिड्स क्या हैं, पर ये निश्चित है कि सरकार बिल्कुल हरगिज़ भी कोई मास ले ऑफ निकालने वाली ऐसी परिस्थिति को बिल्कुल अलाउ नहीं करने वाला। मतलब एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल मसौदे में लिखा जाएगा। अब इसमें दूसरा एक विषय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं एयर इंडिया के विषय में ही नहीं केवल कह रहा हूँ, बट ये कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के आप दूसरे क्षेत्रों में भी देखें तो हमने देखा है कि वहाँ एजिंग वर्कफोर्स है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट है सो कॉल्ड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। यानी लाइफ टाइम यानी आप 24, 25, 26 साल की उम्र में नौकरी लग गई, यंग इंजीनियर या किसी, और 60 साल की एज पे आप रिटायर करते हैं। निजी क्षेत्र में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जॉब बदलने, जॉब मोबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वो एक समस्या है, बट मेरे को ये पूरा ये ध्यान में है, रखने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि सरकार अलाउ करेगी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ तो डेफिनेटली रिएक्शन आएगी। अब आपने एक जो बात पूछी कि जो टिकट्स का क्या होगा, जो खर्चा है टिकट का, क्या वो पानी तो नहीं निकाल देगा किसी साधारण आम आदमी व्यक्ति का? तो हमने देखा कि पैंडेमिक के बाद सरकार ने रेट्स को कंट्रोल में रखा है, और आगे हम जानते हैं कि जब फुल मार्केट प्राइसिंग फिर से आएगी तो डिमांड सिनेरियो हो जाएगा। अब तो ट्रेन में भी आप जानते हो कि डायनेमिक प्राइसिंग है। मेरा मानना है कि ज़्यादा प्लेयर्स, ये पिछली बारी भी बात हुई थी, डेफिनेटली रेट्स को कंट्रोल करेंगे, और इसमें एयर इंडिया की बड़ी अहम भूमिका रहेगी। एयर इंडिया इंटरनेशनल फेयर्स के मामले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकता है, क्योंकि बहुत मार्केट हमारा गल्फ के कैरियर्स ने खींचा है। तो मैं मानता हूं कि अगर ये अच्छे से एयर इंडिया की डील हो जाएगी तो हमारे एविएशन सेक्टर को आगे जाके इस देश में इतनी जो जनसंख्या जहाज से जाना चाहती है और जानी चाहिए, उनका समय बचना चाहिए, इसके लिए बहुत एक अच्छा माहौल बन पाएगा। अगला और हमारे आज के शो का आखिरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ऑटो सेक्टर। जी, बहुत बात हो चुकी है, फोर्ड की रवानगी पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सेक्टर जूझ रहा है, ये हम सब जानते हैं। 26,000 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, माफ करिएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से क्या इस इंडस्ट्री को क्या फायदा पहुंचेगा? क्या इसमें नौकरियां बढ़ेंगी? क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि 7.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसी से जुड़ा सवाल है एक और, इसी में आप उसको लेकर बता दीजिएगा कि जो सरकार का विशेष ध्यान है हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में रोष है, गुस्सा है।
लेकिन यहाँ सरकार ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात लगातार कर रही है, वैकल्पिक फ्यूल बनाने की बात, वैकल्पिक फ्यूल के गाड़ियों की बात, जैसे कि हाइड्रोजन एक फ्यूल है और इलेक्ट्रिक कार्स जो मार्केट में हैं बट बहुत महंगे हैं। तो इन पर जो सरकार का विशेष ध्यान है इस वक्त, क्या उसके लिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है मौजूद? ये मैं आपके सवाल को काट के एक उल्टा आपसे सवाल पूछूं। जी जरूर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, मान लीजिए हर जगह चार्जिंग की सुविधा नहीं है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई साहब गांव देहात में बिजली कहाँ, वहाँ एक बल्ब जल जाए यही गनीमत है। ये बात भी सच्चाई है, बिजली हर जगह पहुंची है, ये बात भी सच है। पर क्या हमारे देश में तेल के कुएं हैं? पिछले 50-60 साल से हम जो तेल खोज रहे हैं कितना मिला? और तेल एक ऐसी चीज़, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, एलपीजी सारी चीज़ें जो निकलती हैं वो हमारे पास है नहीं। काफ़ी प्रयास किया गया, ऐसा मत आप विश्वास करिए, कई बारी वो जिसे हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कई चीज़ें चल जाती हैं, बहुत प्रयास किया है। ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने बहुत मेहनत की है तेल और ये खोजने में। राजस्थान में बाड़मेर के आसपास आपने सुना होगा पिछले 1-2 दशकों में काफ़ी काम हुआ है। पर जितनी जनसंख्या है और जितनी उस जनसंख्या को तेल की खपत करनी है अपनी मोबिलिटी के लिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, लोगों को एक्सेस मिलनी चाहिए, गाड़ी टमटम दुपहिया चुपहिया हर किसी का हक है, पर तेल नहीं है। और तेल इंपोर्ट किया जाता है, उसके कारण उसके परिणाम आप जानते हैं, उस पर टैक्सेस भी बहुत लगते हैं। तो 10 वर्ष तक का सोचिए, और मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा 10 वर्ष तक का सोचिए, 20 वर्ष पहले के बाद का सोचिए और 20 वर्ष पुराना देखिए। तो ये जो आज निर्णय हुए हैं ये फ्यूचर है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़ा एक फ्यूचर है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ये एक बारी जब पॉलिसी निर्माण होती है और अगर पॉलिसी सच्चाई और क्लियरली इम्प्लीमेंट हो तो निजी क्षेत्र और लोग खुद उस पॉलिसी के अनुसार अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। और हाइड्रोजन अभी शायद एक मैं कहूँगा एक्सप्लोरेटरी लेवल की टेक्नोलॉजी है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला उसमें सबसे बड़ा नाम है, आने वाली है भारत। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ऑलरेडी काफी हद तक एक जिसमें कहूंगा कि एक मैच्योर टेक्नोलॉजी आ गई है। आपको बस इकोसिस्टम बनाना है ताकि उसकी जो कॉस्ट है बिजली की और गाड़ी की वो मैनेजेबल होनी चाहिए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इस पैकेज से क्या होगा? ये जो 26,000 करोड़ का पैकेज है, देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है क्या और इससे होगा क्या? देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का सिंपल मतलब है कि आप जो सरकार क्या चाहती है कि आप मैन्युफैक्चर करें, केवल इंपोर्ट पे ना चलें, दूसरा मैन्युफैक्चर करें तो अपने देश में करें यहाँ की मार्केट के अनुसार, और उसके साथ जुड़ा हुआ आप एक्सपोर्ट करें। इंडिया की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमें बहुत इसमें खुशी होनी चाहिए कि कुछ ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में से ऑटोमोबाइल को मैं सबसे बेहतरीन सेक्टर मानता हूं। यानी मारुति है, चाहे जापानी टेक्नोलॉजी आई हो, एक समय पे वो भारत सरकार की कंपनी थी, अब जापानी उसमें ज़्यादा ओनरशिप रखते हैं। हुंडई है, फोर्ड एक एग्जाम्पल है, अब कई चाइना की कंपनीज आ चुकी हैं और भी कंपनीज हैं, कोरियंस हैं। किया बहुत बड़े प्लेयर्स हैं कोरियन। हमारे यहाँ पे दिल्ली के पास गुड़गांव में, यहाँ एक ज़माने में जहाँ हम हैं उसी नोएडा में एक बहुत एडवांस्ड प्लांट होता था कई साल पहले, जिसे देवू का प्लांट कहा जाता था। देवू कंपनी थी, कुछ लोगों को वो गाड़ी का ध्यान होगा, साउथ में नाम के उनके पुणे के पास बहुत बड़े। तो अपने देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्चुअली बहुत बड़ा, जिसके बहुत पावरफुल जड़ हैं, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है अभी भी। उसमें रोबोटिक्स और मशीन्स का बहुत इस्तेमाल होता है, बट इट इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो इसको बढ़ाना है। अब फर्क क्या हुई है, पिछले वर्ष जब घोषणा हुई थी बजट, पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी और अब से में फर्क क्या हुई है, अब ये कहा गया है कि ये इंसेंटिव दिया जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। राइट। यानी डीजल पेट्रोल कंबस्शन इंजन से दूर हटके प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करो। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा, इससे होगा क्या इस पैकेज से? रोजगार, आंकड़े हट जाइए, रोजगार और नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस दुनिया में बिना टेक्नोलॉजी के रोजगार नहीं चल सकता। मतलब उम्मीद है सरकार जो दावा कर रही है, अगर वैसा सच होता है तो 7.5 लाख रोजगार इससे निकल कर आएंगे। ये था हमारा खर्चा पानी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा नया संस्करण जारी रहेगा।
हम सुधार की लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपके सुझावों को भी मतलब यूज करने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। कहा जाता है फीडबैक वेलकम। फीडबैक वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए खर्चा पानी। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, आपसे और हमसे जुड़ी और दुनिया से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।